टॉपिक है वो है फास्फोरिलेशंस। पहले तो हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को, ये क्या होती है। बात करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को। हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो बेसिकली ना वो मैसेंजर आरएनए को बनाता है। फिर उसकी आरएनए पॉलीमरेज मेक मैसेंजर आरएनए एंड देन इट इज translated. Further changes are made to the protein that is formed. It is called the post-translation modifications. And some other things also add and some changes occurs. Therefore, we can this is post-translation modification. और ये बात कर रहे हैं कि ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या होती है। जब इसमें ये कहा गया कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ना वो ना मैसेंजर आरएनए को बनाता है। उसके बाद क्या होता है, जब मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेटेड होता है तो उससे जो प्रोटीन बनती है और उस प्रोटीन के अंदर जो तब्दीलियां की जाती हैं, उस प्रोटीन को जब चेंज किया जाता है उसमें कोई तब्दीली लाई जाती है, जैसे फास्फेट ऐड किया जाता है, ग्लूकोज ऐड किया जाता है, तो इसको हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की कितनी टाइप होती हैं। इसमें फास्फोरिलेशन भी आ जाता है, ग्लाइकोसाइलेशन भी आ जाता है, यूबिक्विनटेशन भी आ जाता है, एस नाइट्रोसाइलेशन भी आ जाता है, मिथाइलेशन भी आ जाता है, एन एसिटाइलेशन भी आ जाता है, लिपिडेशन भी आ जाता है, प्रोटियोलाइसिस भी आ जाता है। फास्फोरिलेशन का मतलब ये है कि इसमें इम्यूनो एसिड यानी प्रोटीन में किसी फास्फेट ग्रुप का ऐड हो जाना, इस वजह से हम इसको फास्फोरिलेशन कहते हैं। अगर किसी एमिनो प्रोटीन के अंदर ग्लूकोज का ऐड हो जाना उसको हम ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। किसी प्रोटीन के अंदर यूबिक्विन का ऐड हो जाना हम इसको यूबिक्विनेशन कहते हैं। इसमें ये आप नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसमें ये चीज़ें ऐड होगी तो ये प्रोसेस होता रहेगा, आगे चलते रहेगी इस तरह के जो नीचे दी हुई है। अब हम अपने टॉपिक पाते हैं, फास्फोरिलेशन होता क्या है। रिवर्सिबल प्रोटीन फास्फोरिलेशन बेसिकली ऑन द सेराइन थेरोनाइन और थैरोसाइन रेजिड्यूज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेल स्टडी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये कह रहा है कि जो फास्फोरिलेशन होती है ना वो बुनियादी तौर पर इन प्रोटीन के अंदर होती है, जो मैंने अभी जिक्र किया है इनमें होती है। और ये इम्यूनो एसिड होते हैं, इम्यूनो एसिड बेसिकली प्रोटीन होती हैं, ये जो तीनों है ये थैरो ये तीनों इनमें होती है। फास्फोरिलेशन is one of the most important and well studied post translation modification। और ये कह रहा है कि ये एक अहम टॉपिक है और ये पोस्ट ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है, इसको अच्छे तरीके से स्टडी किया गया है। Phosphorylation play critical roles in the regulation of many cellular process including cell cycles, growth, apoptosis and signal transduction pathways। और ये कह रहा है कि जो फास्फोरिलेशन है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस में, जैसे सेल साइकिल हो गया, आपने पढ़ा होगा कि सेल साइकिल क्या होता है। इसमें नए सेल बनते हैं और सेल डिवाइड हो जाता है, उसमें 4 फेज, G1 फेज, G2 फेज में आ जाता है। और ग्रोथ होता है, जैसे सेल किसी ऑर्गेनिज्म का बढ़ जाना या किसी सेल की साइज के बारे में आपने पढ़ा होगा। एपोप्टोसिस भी आपने पढ़ा होगा, जैसे सेल की प्रोग्रामिंग, सेल की डेथ हो जाती है। और आगे आपने सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के बारे में पढ़ा होगा। इसमें ये सारी चीज़ों को फास्फोरिलेशन कंट्रोल करता है, इसमें अहम किरदार अदा करता है। अब फास्फोरिलेशन इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ द regulating protein function and transmitting signal throughout the cell. While phosphorylation has been observed in bacteria proteins, it is considerably more pervasive in the eukaryotic cell. फास्फोरिलेशन ये एक आम मैकेनिज्म है और जो कंट्रोल करता है अगर किसी प्रोटीन के अंदर फास्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो वो जो होगा ना अपना जो फंक्शन होगा वो एक अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा, अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल करेगा। अगर इसमें फास्फेट
ग्रुप को ऐड कर दिया जाएगा। और ये जो एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल, और जो हमारे जिसमें सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि दिमाग से या जिस्म के नीचे हिस्से में कोई टच वगैरह हो जाए या हम जिस्म को टच करते हैं, ये सिग्नल में भी अहम किरदार अदा करता है। while phosphorylation has been observed in bacteria proteins, और ये जो फास्फोरेशन को बैक्टीरिया के प्रोटीन में भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। इट इज़ कंसिडरेबली मोर परवेसिव इन यूकैरियोटिक सेल्स, और इसको यूकैरियोटिक सेल्स में भी देखा गया है। इनमें मतलब कि इनमें भी जो उनकी प्रोटीन होती है बैक्टीरिया या यूकैरियोटिक की, इनमें भी हम फास्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं, इसमें भी तब्दीलियां की जा सकती हैं इसकी प्रोटीन में। अब हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हम फास्फोरिलेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या है, हमारे पास एक नॉन फास्फोरिलेशन प्रोटीन्स है। मतलब ये है कि अब ये नॉन फास्फोरिलेशन है क्योंकि इसमें फास्फेट ग्रुप मौजूद नहीं है, इसमें OH ग्रुप मौजूद है। अब इसको हम कहेंगे ये नॉन फास्फोरिलेशन है क्योंकि इसमें फास्फोरस ग्रुप फास्फोर ग्रुप मौजूद नहीं है, इस वजह से। अब हमारे पास क्या है, ATP से हमारे पास एक एंजाइम होगा जिसे हम काइनेसिस कहते हैं, और ये क्या करता है, ये ऐसा काम करता है कि ये जो फास्फोर ग्रुप होता है उसको ऐड करवाता है एमिनो एसिड के अंदर, मतलब कि प्रोटीन के अंदर फास्फोर ग्रुप को ऐड करवाता है। फिर जब ये ऐड करवा देता है तो ATP से हमारे पास ADP बन जाती है। अब ये हमारे पास फास्फोरिलेशन प्रोटीन बन जाती है। मिसाल मतलब कि ये एक प्योर प्रोटीन बन जाती है। पहले वो प्री मिच्योर प्रोटीन होती है, जब ये फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है इसमें तो ये मिच्योर प्रोटीन बन जाती है। आगे phosphorylation. It is estimated that 1/3 of the protein is in the human proteomes are substrate for phosphorylation at some point. Indeed, phosphoproteomics has been established as a branch of proteomics that focus solely on the identification and characterization of phosphorylated proteins. और ये अंदाजा लगाया कि इंसान के अंदर जो तमाम प्रोटीन है, इसका तीसरा हिस्सा, मतलब कि इसका जो तीसरा, इसमें फास्फोरिलेशन होती है। इंडीड मजीद बना के फास्फोप्रोटोमिक्स हमने एक ग्रुप बना दिया है, साइंसदानों ने एक ग्रुप बना दिया जिसमें इंसानों के तमाम प्रोटीन को इकट्ठा करके रख दिया गया, और जिसमें इंसान के तमाम प्रोटीन को शामिल कर दिया गया, क्योंकि इन प्रोटीन में फास्फोरिलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस वजह से इन्होंने प्रोटोमिक्स से एक फास्फोरस प्रोटोमिक्स ग्रुप बना दिया, ब्रांच बना दिया, इसमें उनको डाल दिया। Phosphorylation of amino acid residues is carried out by a class of enzyme known as a kinases that most commonly modifies side chain of amino acid containing a hydroxyl group. जब हमारे पास पहले जो प्रीमिच्योर प्रोटीन थी, मतलब कि उसमें OH ग्रुप मौजूद था, फिर क्या हुआ, हमने एक एंजाइम यूज किया जिसका नाम काइनेसिस है। उसने फास्फेट ग्रुप को प्रोटीन के अंदर ऐड करवा दिया। ये बेसिकली फास्फेट ग्रुप को प्रोटीन के अंदर ऐड करवाने के लिए काइनेसिस एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास प्रोटीन होती है उसमें फास्फेट ग्रुप को ऐड करवाता है काइनेसिस एंजाइम। पीछे डायग्राम में भी दिखाया गया, डायग्राम देखते हैं। इसमें ये देखें, ये ना काइनेसिस एंजाइम ना जो फास्फेट ग्रुप को ऐड करवा रहा है प्रोटीन के अंदर, मतलब इमाइनो एसिड के अंदर, या प्रोटीन क्या है, इमाइनो एसिड क्या लें। फास्फोरेशन
presence of phosphate donor molecules such as ATP, GTP, or other phosphorylated substrates. Phosphorylation required phosphor जो phosphorylation है ना, ये 80% of phosphate donor molecules such as ATP, GTP, or other phosphate substance. इसको किसी ऐसे मालिक्यूल की ज़रूरत होती है जो इसके अंदर फास्फेट ग्रुप को ऐड करवा सकते हैं। ये हमारे पास एटीपी भी होता है, जीटीपी भी होता है जो इन फास्फेट ग्रुप को ऐड करवा सकते हैं। और जो हमारे पास सिराइन है, सिराइन इज द मोस्ट कॉमनली फास्फोलेटेड रेजिड्यूज फॉलोड बाय थेरोइन एंड tyrosine. Removal of phosphate group is carried out by phosphate enzyme, and thus this form one of the most important mechanism for the regulating of proteins. ये कह रहा है कि जो सिराइन है ये बहुत अहम, इसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरेशन की जाती है। पहले नंबर पर इसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरेशन होती है, दूसरे नंबर पर थीरोनाइन है और तीसरे नंबर थैरोसाइन है। इसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरेशन होती है, मतलब कि इसमें फास्फेट ग्रुप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहले नंबर पर सिराइन में और दूसरे नंबर थेरोइन में और तीसरे नंबर पर थैरोसाइन में। आगे, रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप इज कैरिड आउट बाय फास्फेट एंजाइम्स। और मतलब ये है कि अब ये तो नहीं है कि हम सिर्फ फास्फेट अमीनो एसिड या प्रोटीन के अंदर फास्फेट ग्रुप को ऐड करवा दें। ये भी तो हो सकता है कि ये भी होता है कि हम फास्फेट प्रोटीन के अंदर फास्फेट ग्रुप को रिमूव भी कर सकते हैं। वो किस तरह रिमूव करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि हमारे पास एक फास्फेट एंजाइम होता है, इसकी मदद से हम प्रोटीन से फास्फेट ग्रुप को निकाल देते हैं। इस एंजाइम फास्फेट एंजाइम के thus this form one of the most important mechanism for regulation of proteins. और ये regulator over topic was phosphorylation. This means that adding a phosphate group in amino acid means in serine, thurine and tyrosine. हमारा टॉपिक था फास्फोरिलेशन। इसका मतलब है कि हम किसी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड यानी थैरोसाइन, थैरोनाइन और सिराइन में किसी फास्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। फास्फोरेशन ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज इज कैरिड आउट बाय क्लास ऑफ एंजाइम नोन एज अ काइनेसिस। और जो फास्फोरिलेशन अमीनो एसिड की फास्फोरेशन होती है वो बुनियादी तौर पर जिस फास्फेट ग्रुप को ऐड करवाता है वो एक एंजाइम होता है जिसे हम काइनेसिस का नाम देते हैं। फास्फोरेशन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ फास्फेट डोनर मॉलिक्यूल सच एज एटीपी, एडीपी, जीटीपी और अदर फास्फेट सब्सटेंस। फास्फेट जो इनको ऐड करवाने वाले होते हैं वो हमारे पास होते हैं एटीपी, जीटीपी और अदर फास्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट होते हैं। When phosphate group is added inside amino, जब फास्फेट ग्रुप अमीनो एसिड के अंदर ऐड हो जाता है so that the protein will perform its functions perfectly, और जो प्रोटीन है वो अपना फंक्शन एक अच्छे तरीके और कंप्लीटली परफॉर्म करती है। we have phosphate system that remove the phosphate group from the amino acid. और ये भी नहीं है कि हम प्रोटीन के अंदर फास्फेट ग्रुप को रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे जो हमारे पास फास्फेट एंजाइम होता है उसके जरिए। जब ये फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है हमारे अमीनो एसिड से या मतलब प्रोटीन या अमीनो एसिड से, तो जो प्रोटीन है तो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पाती।